आ जाओ, एक नोट डालो, कुछ सवाल को लिखते हैं पहले और फिर पढ़ना शुरू करते हैं इकोसिस्टम। यहीं से नोट करना शुरू कर लो, जो खाली जगह है। यहाँ से लिखना शुरू कर लो ऊपर से। इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया है? इकोलॉजी टर्म कॉइन बाई क्या नहीं बताया? क्या बताया? सबसे पहली लाइन नोट कराया है जब बायोग्राफी पढ़ रहे थे अभी, आर डी मिश्रा की। मर जाएंगे बेचारे आर डी मिश्रा दोबारा। आइए पहले मान लिखिए जरा, टर्म इकोसिस्टम कॉइन बाई, सिर्फ लिखो तुम लोग, याद मत करना, नहीं तो सिलेक्शन हो जाएगा गलती से, लोग पूछेंगे ये क्या हो गया। टर्म कॉइन बाई एजी टेंसले, क्या नाम है? एजी टेंसले नाम है इनका। टर्म कॉइन बाई एजी टेंसले, टर्म कॉइन बाई एजी टेंसले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए, लिखे जरा। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज, ये पहली लाइन है जहां इकोसिस्टम शुरू हो रहा है। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज, एक इकोसिस्टम को माना जा सकता है, कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, विजुलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इसको इन्वर्टेड कामा में बंद करो, ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। बैटरी होगा। तो आपने लिखा एन इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो कार्यशील है कि नहीं है, वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इकोसिस्टम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? इकोसिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बात आइए। नेक्स्ट पार्ट पे लिखिए, इकोसिस्टम में भी, इकोसिस्टम में भी, इकोसिस्टम में भी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हो सकता है। इकोसिस्टम में भी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, लाइक ओशन, फॉरेस्ट, लाइक ओशन है, लाइक फॉरेस्ट,
ठीक, ओ अथवा आपने लिखा इकोसिस्टम में बी वेरी लार्ज लाइक ओशन फॉरेस्ट, ठीक है, ओ अथवा वेरी स्मॉल लाइक ए ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद इतना छोटा हो सकता है जैसे वाटर ड्रॉप हो। पानी की जो बूंद है वो रेन वाटर का नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों रेन वाटर का नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो रेनी वाटर है जो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का। अब ये नहीं कि पानी जो है बारिश हुआ है और पानी नहीं नाले में बह रहा है, आप नाले से पानी उठाएं एक एक बूंद और कहे प्योरेस्ट फॉर्म है, नहीं। जो बारिश का पानी, जो बरसात हो रही है उसको हाथ में रोक लीजिए ऊपर ही, है ना, जमीन में गिरने से पहले ही रोकना है। तो रेन वाटर क्या होगा, प्योरेस्ट फॉर्म। ऐसे किनारे नोट कर लीजिए, बात मन कर लीजिएगा, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर रेन वाटर, नोट करिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर रेन वाटर, ठीक है। चले नेक्स्ट पार्ट में लिखिए, इकोसिस्टम में भी, इकोसिस्टम में भी टेम्पोरेरी एज वेल एज परमानेंट, इकोसिस्टम में भी टेम्पोरेरी एज वेल एज परमानेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, लिखिए, इकोसिस्टम में भी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, इकोसिस्टम में भी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, इकोसिस्टम में भी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए जरा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम is an is an open system. What is open system? थर्मोडायनेमिक्स में तुमने पढ़ा होगा, जानते होगे ओपन और क्लोज क्या होता है। What is open system? बस ओपन हो जाएगा। फिजिक्स में तुमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा ओपन या क्लोज, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स तुमने पढ़ा होगा। जो मास और एनर्जी दोनों का क्या कर ले, हाँ, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर करे उसे क्या बोला जाता है, ओपन। चलो फिलहाल ये लाइन आपको याद रखनी है इकोसिस्टम के लिए। तो कैसा है, ओपन सिस्टम होगा कि क्लोज्ड होगा, ओपन होगा। नेक्स्ट पार्ट में लिखिए, इकोसिस्टम इज ए, क्या लिखा है, सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ
सस्टेनिंग सिस्टम। अब ये सारी बातें जानने के लिए इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कोई इकोसिस्टम कैसे कार्य करता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, है ना, एनर्जी फ्लो, ये सारी चीजें हमें इसी में पढ़नी है। तो सेल्फ रेगुलेटरी है और सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आइए। क्या लिखा हुआ है? फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। लाइन से नोट करिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 10 डी, 4 अल्फाबेट लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? 10 डी। तो P फॉर प्रोडक्टिविटी, E फॉर एनर्जी फ्लो, N फॉर न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग एंड D फॉर decomposition, D for decomposition। चलिए देखिए, an ecosystem can be visualized as a functional unit of nature। बात सब बंद करिए, ये पॉइंट नोट भी करा लिए हैं, ठीक है? ओके, where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। मतलब ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट से, इसी को क्या बोला जाता है? यही तो इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी कहां पढ़ोगे यार? इकोसिस्टम में पढ़ोगे और कहां पढ़ोगे? ठीक है ना? चलिए आगे। इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट। ऐसे अब यार देखो, स्मॉल में पॉन्ड है स्मॉल, मैं सबसे छोटे की बात कर लिया हूं, पानी की एक बूंद। आगे आइए। हाँ अच्छा, ये नोट कराया है कि बायोस्फीयर इज आल्सो कंसिडर्ड एज ग्लोबल इकोसिस्टम। ये पॉइंट नहीं हुआ क्या? नेक्स्ट पॉइंट आना लिखना, इकोसिस्टम आल्सो कंसिडर्ड एज, नहीं नहीं, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर also considered as, biosphere also considered as, biosphere also considered as a global ecosystem, considered as a global ecosystem, considered as a global ecosystem। आगे आइए,
ओके, दो बेसिक कैटेगरी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम की। ये देखिए जरा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये किसके एग्जांपल होंगे? टेरेस्ट्रियल। तो यहां से लेके फॉरेस्ट से लेके टेरेस्ट्रियल तक एक बात से बंद करिए, ठीक है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना, जहां समराइज कर रहे थे वहां पे नोट करिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और बाद में जब याद हो जाएगा नोट कर लेना। ओके, अगला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लिखने के बाद अगली लाइन में एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या बताओगे? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये क्या हो गया? टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक में क्या क्या बताने वाले हो? पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड है, रिवर है, एस्चुरी है, सी है। सी नोट करो, ओशन या सी नोट करो, ओशन या सी। जहां नोट कर रहे थे पहले क्या लिखा? टेरेस्ट्रियल। दूसरा क्या लिखा? एक्वेटिक। नोट कर लेना बाद में लेकिन, ठीक है? चलिए यहां पे जोड़ा ना सी और ओशन, सी ऑब्लिक लाइन ओशन। ओके, क्या होता है एस्चुरी? नदियां जहां सागर में मिलती हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? एस्चुरी बोला जाता है, ठीक है? इधर आओ, तीसरे नंबर पे नोट करना जरा, मैन मेड, यही तो आर्टिफिशियल है। तीसरे नंबर पे लिखो मैन मेड इकोसिस्टम। तीसरे नंबर पे लिखो मैन मेड इकोसिस्टम। दो एग्जांपल जल्दी से बताओ, क्या बताओगे? क्रॉप फील्ड हो गया, क्रॉप फील्ड समझ हो ना, खेत का मैदान, और एक्वेरियम। क्रॉप फील्ड है और क्या है? एक्वेरियम है। ये मैन मेड है। एक छोटी सी हेडिंग, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम।
नोट कर लिया है? जैसे आपने पढ़ रखा है, इन्वायरमेंट में टू की एलिमेंट की बात की थी, एक कह रहे थे बायोटिक की एलिमेंट और एक कह रहे थे एक बायोटिक की एलिमेंट, वही लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। वहां पे बायोटिक की एलिमेंट में कह रहे थे प्लांट एनिमल माइक्रो, क्या कर रहे थे? प्लांट एनिमल माइक्रोब कर रहे थे। यहां पे उसी प्लांट एनिमल माइक्रोब को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है, अब कह रहे हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है? और दूसरा कौन सा पार्ट है? दूसरा जो पार्ट है यहां पे वो है ए बायोटिक फैक्टर्स का। कौन सा है? ए बायोटिक फैक्टर्स का है। तो एक हो गए बायोटिक फैक्टर, ये बायोटिक एलिमेंट, और दूसरा हो गया ए बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक फैक्टर में कुछ नया नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, क्या याद कराया है आपको? तलाश वाटर। अब अंतर यह है, सॉयल से जुड़ा हुआ जो फैक्टर होता है उसे क्या बोला जाता है? एडाफिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडाफिक फैक्टर। सॉयल के अलावा जो बच गए वो सब किस फैक्टर में आते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लियर है? ये पूरा का पूरा क्या है? एक बायोटिक एलिमेंट है। अब इसमें सॉयल से जुड़ा हुआ फैक्टर क्या बोला जाएगा? एडाफिक। और इसके अलावा वाटर, लाइट, टेम्परेचर, विंड, ये सारे क्या कहलाएंगे? क्लाइमेटिक। क्या बोला जाएगा? क्लाइमेटिक कहा जाएगा। तो ये बात हो गई। अब हम लोगों का फोकस है बायोटिक फैक्टर्स पे। बायोटिक फैक्टर पे पहला जो पार्ट लिया है वो किसका है? वो है प्रोड्यूसर का। किसका है? प्रोड्यूसर का। ठीक है? और प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ होता है ना? पूरे बायोस्फीयर में, पूरे जीवमंडल में, किसी भी इकोसिस्टम में यही इकलौता पार्ट है जो क्या कर पाएगा? जो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तभी तो क्या बोला जा रहा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को और क्या बोला जाता है? कन्वर्टर। क्या बोला जाता है? कन्वर्टर। क्यों? क्योंकि यही क्या करता है? लाइट एनर्जी को किसे बदल देता है? केमिकल एनर्जी में। इसी को और क्या बोला जाता है? ट्रांसड्यूसर। क्या बोला जाता है? ट्रांसड्यूसर बोला जाता है। ठीक है? क्यों ट्रांसड्यूसर बोला जाता है, अभी ये बात आगे आपको समझाएंगे। फिलहाल कॉमन नेम याद करिए। प्रोड्यूसर को और क्या बोला जाता है? कन्वर्टर। और क्या बोला जाता है? चलिए, अब प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ है। अब इस पे जो आधार, इस पे जो बेस्ड है न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या कहा जाएगा? हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ को फर्दर दो पार्ट में कर दिया है, कंज्यूमर में और डिकम्पोजर में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजर का। डिकम्पोजर क्या करेगा? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिग्रेडेशन करेगा। डिकम्पोजिशन इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डिकम्पोजर को और क्या बोला जाता है? ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है? ट्रांसफार्मर। आल्सो माइक्रो कंज्यूमर। क्या बोला जाता है? माइक्रो कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर को कन्वर्टर बोला जाता है, ट्रांसड्यूसर बोला जाता है, जबकि डिकम्पोजर को क्या बोला जाता है? ट्रांसफार्मर बोला जाता है और माइक्रो कंज्यूमर भी बोला जाता है। ट्रांसफार्मर बोला जाता है और माइक्रो कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे कौन कौन आएगा? बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, फ्लैगलेट हो गए। ठीक है? ये सब किस में आएंगे? ये सब डिकम्पोजर में आएंगे। ठीक। अब बचा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को मैक्सिमम हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। ये मैक्सिमम जो है चार पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। ज्यादातर हम देखेंगे ये दो ही पार्ट या तीन ही पार्ट में रहेंगे। हाँ, हर बार ये चार पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहले यहां पे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो डायरेक्ट प्लांट से अपना भोजन लेता है। और डायरेक्ट जो प्लांट से अपना भोजन लेता है उसको क्या बोला जाता है? हर्बीवोर। तो प्राइमरी कंज्यूमर किसे बोला जाता है? हर्बीवोर को। ठीक है? और किसको प्रोड्यूसर बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स को। ठीक है? प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट प्लांट से अपना भोजन ले, जैसे इसमें देखो इंसेक्ट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। इसमें प्लांट जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर है। तो प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर बोला जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या बोला जाता है? प्राइमरी कार्निवोर। क्या बोला जाता है? प्राइमरी कार्निवोर। टर्सरी कंज्यूमर को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कार्निवोर। टॉप कंज्यूमर को क्या बोला जाता है? टॉप कार्निवोर बोला जाता है। ठीक है? ओके। अब बायोटिक फैक्टर्स को अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे रखा जाता है।
हमेशा T1 ट्रॉपिक लेवल में किसको रखा जाता है? प्रोड्यूसर को। तो जाहिर सी बात है, प्राइमरी कंज्यूमर T2 में, सेकेंडरी कंज्यूमर T3 में, टर्सरी कंज्यूमर T4 में और टॉप कंज्यूमर T5। ठीक है, तो बताओ हर्बीवोर को हमेशा किस ट्रॉपिक लेवल में रखा जाएगा? कहां रखा जाता है हर्बीवोर? किस ट्रॉपिक लेवल में? T2 में। प्रोड्यूसर को हमेशा कहां रखा जाता है? T1 में। कहां रखा जाता है? T1 ट्रॉपिक लेवल में रखा जाता है। T1 ट्रॉपिक लेवल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए ओके। जैसे यहां देखिए, ये हमने बनाया है जिसमें 5 ट्रॉपिक लेवल है। किसी इकोसिस्टम में मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज्यादातर तो 3 ही 4 पे खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? जब एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल ये देखो, इंसेक्ट है। इंसेक्ट किसको खाया? प्लांट को। इंसेक्ट को कौन खा गया? फ्रा। फ्रा को कौन खा गया? ऑस्ने को कौन खा रहा है? पिकॉक, हॉक या ईगल। ओके, चलिए हाँ, इस बारे में और आगे बात करने वाले हैं। अभी बस एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया किसी इकोसिस्टम का। ठीक, तो ये है प्रोड्यूसर। ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है। ये क्या है? ये है प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या है? टर्सरी कंज्यूमर। और ये क्या है? टॉप कंज्यूमर, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर और क्या बोला जाएगा? बोलो यार, हर्बीवोर बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? प्राइमरी कार्निवोर बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर। ये क्या बोला जाएगा? टर्सरी कार्निवोर बोला जाएगा। तो इसमें देखिए मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसी इकोसिस्टम में मैक्सिमम है ना। ज्यादातर हम देखेंगे 3 और 4 ही ट्रॉपिक लेवल तक खत्म हो जाएगा। ये जैसे ये देखिए, ये है ग्रास। घास कौन खाया? बकरी। और बकरी को कौन खा गया? आदमी। कितने ट्रॉपिक लेवल हैं? 3 ट्रॉपिक लेवल हैं, T1, T2, T3, है ना। चलिए, डिकम्पोजर्स को ट्रॉपिक लेवल में कोई जगह नहीं दिया जाता, लेकिन अगर कोई कहे जबरदस्ती कि नहीं लिखना ही है, तो सबसे आखिरी वाले ट्रॉपिक लेवल में लिखा जाएगा उसको। फिलहाल डिकम्पोजर्स को ट्रॉपिक लेवल में जगह नहीं मिलता है। ठीक, ट्रॉपिक लेवल्स में जगह किसको मिलता है? प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को। किसको? प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को जगह मिलता है ट्रॉपिक लेवल में। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाले हैं स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। स्ट्रक्चर हमने बता दिया क्या है, और स्ट्रेटिफिकेशन है क्या, इसको एक सिंपल से डायग्राम से दिखाते हैं। ऐसा एक छोटा डायग्राम बना लीजिएगा, उससे क्लियर हो।
ये दिखा रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन। यहां से यहां तक लेके एक बॉक्स बनाते हैं और फिर समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इस छोटे से डायग्राम से पता लगेगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। और सबसे बढ़िया स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा कहां, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहां देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और देखो 3 जोन में देखो एकदम डिवाइड कर दिया, क्लियर दिख रहा होगा। तो ये है सबसे बॉटम सॉयल पे, तो बॉटम है। उसके बाद से ये सबसे टॉप है, इसको आप सेकेंड बोल सकते हो या इसको क्या बोल सकते हो, मिडिल। ठीक है, तो ये बताओ कि बॉटम लेयर पे क्या आएंगे स्ट्रेटिफिकेशन के दौरान, घास और घास नुमा पौधे, है ना। दूसरे मिडिल जोन में क्या आएगा, झाड़ी नुमा पौधे, सब आएंगे। और सबसे टॉप पे क्या होगा, ट्री होगा। जो बड़े वृक्ष है वो इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे टॉप पे है। उसके बाद झाड़ी नुमा पौधे आ रहे हैं, फिर घास और घास जैसे पौधे आ रहे हैं। ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे बढ़िया स्ट्रेटिफिकेशन कहां दिखता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहां दिखेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखेगा। कंप्लीट कर लिया। स्ट्रेटिफिकेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बॉटम पे क्या है, ग्रासेस और हर्ब है ना। सेकेंड लेयर पे, मिडिल में क्या पड़ रहा है, ओके, टॉप लेयर में क्या पड़ रहा है, ओके। अब स्ट्रक्चर देखने के बाद फंक्शन देखना चाह रहे हैं। इकोसिस्टम का फंक्शन पढ़ना तो आपको पढ़ना है 10D, P फॉर, E फॉर, N फॉर, P फॉर प्रोडक्टिविटी, E फॉर एनर्जी फ्लो, N फॉर न्यूट्रिएंट साइकिल, एंड D फॉर डिकम्पोजिशन। ये पढ़ना है, ओके। अब स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। पॉन्ड का, एक छोटे से तालाब का एग्जांपल दिखा रहा है, हमें ये याद करना है। बाकी सारी चीजें प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, वो तो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको यह बताने जा रहे हैं कि एक पॉन्ड है, तालाब में कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है और कौन डिकम्पोजर है ना। हो सकता है मैथिक कालों में दे दे, तो इसको ध्यान से देखिए। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इंक्लूडेड। हम एक छोटे से तालाब की बात कर रहे हैं, ये पॉन्ड, एक पॉन्ड इकोसिस्टम की एक छोटा सा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कोई बड़ा इकोसिस्टम हो, जैसे कोई समुद्र हो, ओके, कोई सागर हो बड़ा सा, कोई ओशन हो, वैसा काम करेगा। हम आपसे ये बताने जा रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ कौन है उस छोटे से पॉन्ड में, बताओ भाई। फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी और फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट। क्या क्या बताया, फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट एंड मार्जिनल प्लांट। ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो है वो क्या होगा, जो प्लैंक्टन। डिकम्पोजर क्या होगा, फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैगलेट। इसी को समराइज करना है। तो ये है पॉइंट, इधर है प्रोड्यूसर, इधर है कंज्यूमर और इधर है डिकम्पोजर। जो जो पढ़ा है तो जल्दी से नोट करो। प्रोड्यूसर में क्या क्या बताया, जल्दी बताओ।
Phytoplankton, some algae, floating submerged and marginal plant. कंज्यूमर में एकदम आसान, जू प्लैंकटन। डिकम्पोजर में बैक्टीरिया, फंजाई। और क्या होगा? सॉरी, और क्या होगा? और होगा फ्लैजलेट। क्या होता है फ्लैजलेट? क्या होता है फ्लैजलेट? प्रोटोजोन। फ्लैजलेट क्या प्रोटोजोन है भाई? प्रोटोजोन में आपने क्या क्या पढ़ा है? प्रोटोजोन में क्या क्या पढ़ा? इस अमीबॉय, फ्लैजलेट, सीलिएट, स्पोरोजोन। किसी सीलिएट का नाम बताओ, किसी सीलिएट का नाम बताओ। पैरामीटर। किसी फ्लैजलेट का नाम बताओ। यूग्लिनो है वो प्रोटोजोन में। फ्लैजलेट का नाम बताओ। ट्रिपैनोसोमा लेस्मेनिया। सब भूल जाते। किसी स्पोरोजोन का ही नाम बता। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इस स्पोरोजोन है। चलो बताओ यहाँ क्या लिखा यार? यहाँ क्या लिखा? अरे भाई पॉन प्रोड्यूसर में क्या लिखा? हाँ, फाइटोप्लैंक्टन और सम एल्गी और फ्री फ्लोटिंग समर्ट प्लांट और मार्जिनल प्लांट। इधर क्या लिखे हो? जू प्लैंक्टन। इधर बैक्टीरिया, फंजाई और फ्लैजलेट। कंप्लीट करो। हेलो। अब इसके चार पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, ये सब पढ़ने इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्टिविटी।
देख लेते हैं फिर नोट करिए। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है प्रोडक्टिविटी, या इसको प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। क्या प्रोड्यूस करने की बात हो रही है? ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। किसी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करने की जब बात होगी तो वो ऑर्गेनिक मैटर किस यूनिट में सिंथेसाइज होगा? तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी का यूनिट आपको बताने जा रहे हैं, फिर आगे पढ़ना है। एकदम आसान है, अभी सब समझ जाओगे। तो प्रोडक्टिविटी का यूनिट बायोमास के टर्म में या ये वेट लिखा है भार के टर्म में, तो बायोमास के टर्म में या वेट के टर्म में क्या होगा? पर ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना ग्राम क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ही मान लो। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। तो बायोमास के टर्म में क्या है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर। इसको एनसीईआरटी में कैसे लिखा है? GM-2। तो GM-2 मतलब ग्राम-2 नहीं लिखा है, वो लिखा है ग्राम, ये है मीटर-2। मीटर-2 कहने का मतलब पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर। एनर्जी के टर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर। तो सबसे पहले दोनों यही सवाल याद करो। बताओ बायोमास के टर्म में क्या होगा, या वेट के टर्म में क्या होगा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, है ना। और एनर्जी के टर्म में, चलिए आप प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन है क्या? रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज क्या होता है बताइए? रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज, इसको प्रोडक्टिविटी बोला जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस की बात प्रोड्यूसर के द्वारा होगी तो क्या कहोगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और वही अगर कंज्यूमर के द्वारा होगी तो क्या बोलोगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एकदम क्लियर ना? अगर प्रोड्यूसर ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करेगा तो क्या बोलोगे? क्या बोला जाएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कंज्यूमर करेगा तो क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी। चलो इधर आ जाओ। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है GPP और दूसरा MPP। जी का मतलब है ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब GROSS। ग्रॉस का मतलब कुल योग, टोटल, है ना। ये वाला ग्रास क्या मतलब इसका? टोटल। ओके, तो ये है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान से सुनना, किसी दिए गए इकोसिस्टम में जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं, दोबारा सुनो, किसी दिए गए इकोसिस्टम में जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं उनका रेट क्या है? क्या रेट? टोटल एनर्जी फिक्स करने का रेट क्या है? या क्या बोलेगा? ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करने का रेट क्या है? या क्या बोल सकता है? न्यू बायोमास फॉर्मेशन का रेट क्या है? तीन कौन से टर्म है जो आपको ऑप्शन में दिखेंगे? क्या कहेगा? रेट ऑफ टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफ ऑफ द गिवन इकोसिस्टम, या क्या बोल सकता है? रेट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय ऑटोट्रॉफ ऑफ ए गिवन इकोसिस्टम, या क्या बोल सकता है? रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही तो कुल है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका कुछ हिस्सा जो है ना, ये पौधे या ऑटोट्रॉफ जीवित रहेगा तो उसको एटीपी चाहिए, और एटीपी के लिए वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन करेगा तो इसी में से तो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा, और जितना कंज्यूम होगा उसको बोलेंगे हाँ रेस्पिरेटरी लॉस। क्या बोला जाएगा? रेस्पिरेटरी लॉस कहा जाएगा, उसको दिखाया जाएगा आज से। अब ध्यान से सुनो, अब इन ऑटोट्रॉफ्स में जितना ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है वही क्या है? एनपीपी है। तो क्या लिखा है? ऑर्गेनिक मैटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। तो हेटेरोट्रॉफ या कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए कितना बचा है? इतना ही बचा है। कितना? एनपीपी। कैसे पता करेंगे? जीपीपी में से आर घटा देंगे, क्या बचेगा? या क्या बोल सकते हैं? जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस आर, या जीपीपी माइनस एनपीपी बराबर आर। क्या है आर?
रेस्पिरेटरी। चलो ध्यान से सुनो, इसी को यूटिलाइज करके कंज्यूमर क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करेगा। किसको यूटिलाइज करके, एनपीपी को। तो एनपीपी को यूटिलाइज करके, एनपीपी को यूटिलाइज करके कंज्यूमर न्यू ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करेगा। इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाएगा। ओके, पूरे जीवमंडल का एक साल का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना होता है, 170 बिलियन टन। उस 170 बिलियन टन में से 55 बिलियन टन कौन बनाता है, ओसिन के द्वारा बनाया जाता है, ओसिन में जो ऑटोट्रॉप्स है। और 115 बिलियन टन बच गया, वो कौन बनाएगा, टेरेस्ट्रियल लाइफ का। ओके, तो ओशन का कंट्रीब्यूशन 55 बिलियन टन का है, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कितना बचा, 115 बिलियन टन। मेरे बात ध्यान से सुनिए, ओशन का सरफेस एरिया कवर कितना है पूरे लैंड का, 70%। तो ओशन सरफेस एरिया पृथ्वी का, अर्थ का 70% कवर कर रहा है। लेकिन जब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो सिर्फ कितना कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है, सिर्फ 30% लगभग, रफली 30%। इसको देखो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का सरफेस एरिया कवर कितना है, सिर्फ 30% है। लेकिन जब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कवरिंग की बात आ रही तो लगभग कितना, तो जो 70% है वो 30%, लेकिन जो 30% है वो 70%। ये है 55 बिलियन टन, तो ये कितना है, 115 बिलियन टन। ओशन की प्रोडक्टिविटी क्या दिख रही है, लो। उसके दो कारण है, पहला क्या है, लो लाइट अवेलेबिलिटी, है ना। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे लाइट का पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। आपको मालूम है 500 मीटर के बियॉन्ड लाइट पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता है। अगला क्या है, लो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, ठीक है। जहां लिखा है लो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, डैश दीजिए, लिखिए नाइट्रोजन इज मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर, मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट। नाइट्रोजन इज मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट। नाइट्रोजन जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा चाहिए, वो कम है कहां, ओशन में। नाइट्रोजन इज मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट, नाइट्रोजन इज मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट। तो नाइट्रोजन मोस्ट लिमिटिंग एलिमेंट है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये कन्वर्जन भी पूछा जाता है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, तो देख लेना। आर क्या है यहां पे, बोलो आर क्या है यहां पे, इधर आओ। सबसे पहले ये देखो, ये क्या लिखा है, ग्राम, ये पूरा ग्राम नहीं है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एनर्जी के टर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, व्हाट इज ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज जीपीपी, GPP of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis। एक अच्छा खासा अमाउंट GPP का यूटिलाइज हो जाएगा किसमें, तो अब GPP में से रेस्पिरेटरी लॉस निकाल दोगे, क्या बचेगा, NPP। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज बाय द कंज्यूमर। तो जब प्रोड्यूसर करेगा तो प्राइमरी, और जब कंज्यूमर करेगा तो सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है चार बातों पे, नंबर दीजिए 1 2 3 करके। सबसे पहला क्या है, प्लांट स्पीसीज उस पार्टिकुलर एरिया में कौन सा पाया जा रहा है, 1, है ना। दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी। तीसरा क्या है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। तो प्लांट स्पीसीज कौन पाया जा रहा है उस पार्टिकुलर एरिया में, उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम में कौन सा प्लांट स्पीसीज, कौन सा ऑटोट्रॉफ, है ना। दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर। तीसरा क्या है, न्यूट्रिएंट। चौथा क्या है, प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है। एक साल में पूरे जीवमंडल में कितना एनपीपी बनता है, 170 बिलियन टन। ये भी ब्रैकेट में नोट किया था हमने, कौन सा वेट है ये, ड्राई है, फ्रेश वेट नहीं है, ठीक है। ये देखिए, डिस्पाइट ऑक्युपाइंग 70%, तो सरफेस एरिया का 70% कवरिंग है, लेकिन सिर्फ 55 बिलियन टन प्रोड्यूस करता है कौन, ओशन। तो बचा कितना, 115। वो कौन करता होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम।
दो पॉइंट बताइए जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ओशन की क्या है, कम है। पहला क्या है? लो लाइट अवेलेबिलिटी, लाइट कम है वहां पे, 500 के बाद तो 500 मीटर के बाद तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता। दूसरा क्या है? न्यूट्रिएंट, मेजर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कौन सा है? हाँ? ठीक है, समझ चुके हो ये। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डी कंपोजिशन, नेक्स्ट लेक्चर। टेस्ट की डेट क्या है? दोहरा लिए हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा दोहराया, बहुत सही किया। थोड़ा थोड़ा नंबर भी ले लेना।